हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक के बारे में और पता चला था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। फिर हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक के क्या प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ कर देता है। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ कर देता है। ज़रा देखिए एक बार, आपको याद आ जाएगा, वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे हमने दो प्लेट पर ऐसे एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज दिया, तो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं इस तरीके से जो भरे हुए हैं, ये डाइलेक्ट्रिक भी अपने अंदर डाइपोल क्रिएट करते हैं और इन डाइलेक्ट्रिक में इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो अपोजिट साइड में होता है। अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उसे हम कहते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको डिनोट किया था हमने ई नॉट से। ई नॉट से डिनोट किया था और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। बदले में इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो थी वो अपोजिट थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखें क्या कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स के ई नॉट, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था वो डिक्रीज हो गया था, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास घट गया था। तो ये चीज़ तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब आज हम कुछ नई क्वांटिटीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर में भर के और उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं आज के। आइए हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने दिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बाद में जो बच गया, दैट मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, ये जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका और इसका जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि डेफिनेशन तो काफ़ी आसान है, अब जरा देख ले कि इसमें और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें दोनों में ज़्यादा कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज़्यादा था, बाद में तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, डिक्रीज हो गया, है ना। तो यानी हमारा जो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ज़्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। आइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखते हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सो द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड, यानी जो घट गया, जो बच गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो ही कहलाता है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और K इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, दैट मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ई नॉट से हमने डिनोट किया है, और जो हमारा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के बाद जो बच गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये ई नॉट हमेशा बड़ा होता है ई नेट से, तो जब भी आप इसे काटेंगे ऊपर वाला बड़ा है, दैट मीन्स इसके का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख दिए हैं कि K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। इसी K को, इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम SIC कहते हैं, यानी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट प्रेरकीय धारिता। तो अगर कहीं पर SIC लिखा मिले तो वो और कुछ नहीं बल्कि यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है ये। ठीक है। अब एक और चीज़ जान लें, वो क्या कि
अगर इसके फॉर्मूले पर ध्यान दें तो ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यह जो है एक सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब एक ही जैसी क्वांटिटीज़ का अनुपात है ये। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिमिलर होती है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होती है, ना उनका यूनिट होगा और ना ही उसका डायमेंशन होगा। तो ये यूनिटलेस भी होता है और साथ ही साथ डायमेंशन लेस भी होता है। तो ये यूनिट लेस भी होता है और डायमेंशन लेस भी होता है, न तो इसका यूनिट होता है और न इसकी विमा होती है। साथ ही साथ इसका हिंदी नाम भी जान ले आप, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है पराविद्युत, पराविद्युत, और कांस्टेंट का होता है नियतांक, तो इसे हम पराविद्युत नियतांक भी कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन लिखना हो काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पराविद्युत नियतांक कहते हैं। ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका फॉर्मूला लिख दे, और इसी को हम लोग SIC यानी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फटाफट इसे नोट कर ले पॉज करके, फिर हम अगली क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया नोट? पॉज करके नोट कर ले। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्वांटिटी देखते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर जिसे ध्रुवण सदिश हिंदी में कहते हैं। बहुत सिंपल सी क्वांटिटी है। डेफिनेशन पर ध्यान दें, इसके क्या कहता है कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसी को हम पोलराइजेशन वेक्टर या ध्रुवण सदिश कहते हैं। सो इसका भी सिंबल होता है P, और P इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ से हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1 मीटर से यहाँ पर इसका ये कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, सो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन इसका हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब का होता है 80 और मीटर का होता है L, और नीचे में L क्यूब, तो कैंसिल होकर यहाँ पर L-2 80 हो जाएगा। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि आपने देखा डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ज़रा ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि इसी से अगली क्वांटिटी फिर हमारी निकलेगी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स थे, जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उतने ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल क्रिएट होगा, उतने ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा देंगे, थोड़ा सा देंगे तो कुछ डाइलेक्ट्रिक्स में सीधे होंगे, कुछ डाइलेक्ट्रिक्स सीधे होंगे। अगर हम और अधिक देंगे तो और ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक सीधे एक लाइन में होंगे। पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स सब एक लाइन में आते हैं और उनमें एक डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वो क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ध्यान दें कि जितना अधिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतने ही ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होंगे, है ना। और जितने ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होंगे उतना ही ज़्यादा डाइपोल क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक यूनिट वॉल्यूम में उतने अधिक डाइपोल क्रिएट होंगे। यानी इन सब से अगर हम देखें तो लिंक कर सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, जो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक नीचे लाइन हमने लिखा है कि पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, हम जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही अधिक
डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक पोलराइजेशन वेक्टर होगा। डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो पोलराइजेशन वेक्टर भी आपका बढ़ेगा। इसे नोट कर ले क्योंकि हम यहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं हमारी अगली क्वांटिटी की तरफ। फटाफट इसे नोट कर लें, फिर हम इसे मिटा के आपको आगे बताते हैं। कर लिया नोट? ओके, देखिए यहाँ पे कि अब अगर हम ध्यान दें तो जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया जाए। दैट मीन्स यहाँ पर P से हम पोलराइजेशन वेक्टर को दिखा रहे हैं, आप ध्यान देना। सो पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने अप्लाई किया। ई नॉट नहीं, डायरेक्ट हम ई से देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा इसे कहते हैं साई। क्या बोलते हैं इसको? साई। साई, और यहाँ पर ई लगा देंगे और इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही। अब ये साई जो आया है एक नया क्वांटिटी है। ये साई क्या है? एक नया क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये साई को। अब यहाँ पर इस साई का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। साई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी पोलराइजेशन वेक्टर बट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई जिसे हम कहते हैं साई यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ से इसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएटेड व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। बहुत आसान डेफिनेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिट कर दें, 1 कर दें, तो साई किसके बराबर हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के। जरा इस फॉर्मूले को लिखे तो फिर हम डेफिनेशन इसका नोट कर दे रहे हैं। अभी फटाफट लिख लें इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, यानी इसे हम विद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं हिंदी में। सो यहाँ पर हमने जब देखा था पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गया। और जब प्रोपोर्शन को हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाया जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो हम क्या कर देंगे, कहेंगे कि इफ अगर ये E कितना हो गया? 1 हो गया, यूनिट हो गया, तो साई E किसके बराबर हो जाएगा? पोलराइजेशन वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के। तो यहीं से इसका डेफिनेशन निकल गया। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। यानी जब हम एक यूनिट इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड को देते हैं तो जितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनता है, क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसका सिंबल साई ई होता है, साई ई होता है। इसे नोट कर लें, फिर हम अगली क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लें इस चीज़ को। कर लिया नोट? ओके, फिर हम बढ़ते हैं अगली क्वांटिटी की तरफ। अगली जो क्वांटिटी है हमारी वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। ठीक है कि हमने पढ़ा है मटेरियल कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः 2 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। एक वो जो करंट फ्लो करा सकते हैं और एक वो जो करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। जो करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, और जो करंट फ्लो कराते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और जो करंट नहीं फ्लो कराते हैं उन्हें इंसुलेटर, उन इंसुलेटर का एक दूसरा नाम भी होता है जो इस चैप्टर में हम जाने हैं कि डाइलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर होता है। यानी इंसुलेटर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो करंट फ्लो नहीं कराता। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब आप जानते हो कि ये क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर है। और स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। यानी इंसुलेटर की ताकत। ये क्या है? इंसुलेटर की ताकत है। अब आप जानो कि कोई कंडक्टर क्यों होता है और कोई इंसुलेटर क्यों होता है। तो कंडक्टर वो होता है इसमें फ्री चार्जेस बहुत सारे होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, और इंसुलेटर में नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक एटम है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है इसका और इधर इलेक्ट्रॉन्स है।
जो इंसुलेटर होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मजबूती के साथ बंधे होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, उनके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। तो हम इन फोर्स लगाते हैं इसमें तोड़ने के लिए इसको, लेकिन तोड़ नहीं पाते। लेकिन आखिर कब तक? हम कैसे फोर्स लगा सकते हैं, कैसे ऊर्जा दे सकते हैं इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये नहीं टूटता है। हम और लगाते हैं, नहीं टूटता है। हम और लगाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। आखिर कोई तो लिमिट होगी ना, कभी ना कभी तो ये टूटेगा। बिल्कुल, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो एक समय आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता, तो यहाँ पर खाली जगह बच गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन होना। आयन बन गया, ये एटम क्या हो गया? एक आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस पर चार्ज आ गया, है ना। यानी एक लिमिट होता है कोई भी इंसुलेटर में, जब हम बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आता है कि वो आयोनाइज होने का चांसेस रहता है। तभी आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि आग लग जाता है। जब बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश होती है तो दो तार होता है, दो तार के बीच में भी आप देखोगे क्या होता है, आग इस तरीके से। वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना। तो आग लग जाता है दोनों तारों के बीच में, जबकि कुछ नहीं रहता है। बिना बारिश के भी ऐसा होता है ना। तो आयोनाइजेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बात जान लीजिए कि कोई भी इंसुलेटर हमेशा इंसुलेटर नहीं रह सकता है। एक ना एक लिमिट होता है कि वो आयोनाइज हो जाए और कंडक्टर हो जाए, मतलब उसमें करंट फ्लो होने लगे। अब क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आग लगना तो स्वाभाविक है, ठीक है। यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, ये इंसुलेटर की ताकत है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वह मान है जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक इंसुलेटर बना रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसका, है ना। डेफिनेशन पर जरा ध्यान दें एक बार। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विदस्टैंड। इट कैन मतलब कौन? इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर कैन विदस्टैंड बिफोर गेटिंग आयोनाइज्ड, यानी आयोनाइज्ड होने से पहले जितना अधिक से अधिक मान वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बर्दाश्त कर सकता है, वो इंसुलेटर बना रह सकता है, उसी मान को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके बाद हम कुछ टेबल, आपको एक टेबल बनाते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको दिखाते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल का आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट मटेरियल का पराविद्युत सामर्थ्य दिया हुआ है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक दिया गया जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर बना रहेगा। इसमें वैक्यूम है। देखो वैक्यूम में तो कोई होता नहीं है ना, एटम कुछ होता नहीं, वो तो एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग है, कुछ भी नहीं होता वैक्यूम में। तो वहाँ पर आखिर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर कभी भी कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, वैक्यूम निर्वात जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक ही रहेगा। अब बात करते हैं एयर का। तो एयर का 0.8 से लेके 1 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं ये सब किलोवोल्ट पर मिलीमीटर में हैं ये आपके, ठीक है। तो एयर को अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो एयर में भी करंट फ्लो करा सकते हो, एयर इंसुलेटर नहीं रह जाएगा। इसके बाद मतलब इससे अधिक अगर आप बढ़ोगे तो एयर में भी करंट फ्लो कर जाएगा, एयर इंसुलेटर नहीं रहेगा। उसी प्रकार से पोर्सिलिन है, पेपर है, रबर है, माइका है। जैसे पेपर का देख लो 14 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर है, इतना तक ये 14 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर तक ये इंसुलेटर रहेगा इससे। लेकिन ज़रा सा भी आप अधिक बढ़ेंगे तो उसके बाद वो इंसुलेटर नहीं रहेगा, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले टॉपिक में हम वापस कैपेसिटर पे आ जाएंगे और देखेंगे कि जब इन डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में भरते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ता है। बहुत रोमांचक होने वाला आने वाला वीडियो। तब तक के लिए बहुत जल्द वीडियो दूसरा भी आएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।